ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अल्मोड़ा में एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। कोटद्वार में मोहम्मद दीपक से करेंगे मुलाकात। कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनते ही डीके शिव कुमार ने लिया बड़ा फैसला। छात्रों और युवाओं को दिया बड़ा तोहफा। छात्रों के लिए फ्री बस पास सेवा की जारी। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीके हरिप्रसाद पर खेला दांव। बने नए कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष। सीएम डीके शिव कुमार की जगह संभाली कमान। टीएमसी में जारी राजनीतिक हलचल पर आप नेता संजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी के जरिए ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियों का डर दिखाना देश में खेल बन गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। कहा, अब या तो मोदी सरकार गिरेगी या इमरजेंसी लगेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बड़ा बयान। कहा, शहरों में व्यक्ति भीड़ में भी अकेला, गांव में समुदाय अब भी जीवन का केंद्र। हमें जीवन को बैलेंस करना सीखना होगा। नीट पेपर लीक मामला। एनएसयूआई के छात्रों ने किया प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। विपक्ष ने सरकार पर लगाया छात्रों की आवाज दबाने का आरोप। दिल्ली आग हादसे में 21 लोगों की गई जान, जिनमें 11 विदेशी। होटल मालिक गिरफ्तार। शव की पहचान के लिए होगा डीएनए टेस्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में हॉस्पिटल में लगी भीषण आग। 4 लोगों की गई जान। 20 से ज्यादा झुलसे। आईसीयू के खिड़की दरवाजे तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला। आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा दावा। नीतीश एनडीए में नहीं गए, ले जाए गए थे। वक्त आने पर सामने आएगी सच्चाई। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति ट्रंप को लगा बड़ा झटका। सीनेट के बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। रिपब्लिकन सांसदों ने भी बदला पाला। बेरूत पर हमला हुआ तो छिड़ जाएगी जंग। ईरानी विदेश मंत्री अरागची की अमेरिका इजराइल को खुली चेतावनी। अलर्ट पर ईरानी सेना। इजराइल और लेबनान ने सीजफायर लागू करने पर जताई सहमति। अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ फैसला। हिजबुल्लाह को लिटानी नदी के दक्षिणी इलाके से हटना होगा पीछे। वेंस रूबियो साथ लड़े तो हराना मुश्किल। 2028 चुनाव पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। दोनों नेता माने जा रहे राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार। संयुक्त राष्ट्र परिषद की 5 अस्थायी सीटों के लिए हुए चुनाव। पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया के सामने जर्मनी को नहीं मिली जगह। जर्मनी की नाकामी भारत के लिए भी बड़ा झटका। अक्टूबर 2022 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंचा भारत का ईंधन निर्यात। मई में 9,30,000 बैरल प्रतिदिन हुआ निर्यात। रिफाइनरी रखरखाव, घरेलू मांग में वृद्धि और उत्पादन प्राथमिकताओं में बदलाव का दिखा असर। इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन पर सरकार का बड़ा दाव। 39,290 करोड़ रुपए की 6 बड़ी परियोजनाओं को मिली मंजूरी। 10,000 करोड़ का एटीएफ फंड और 4 राज्यों में हाईवे निर्माण शामिल। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सामने एप्पल ने टेके घुटने। $38 करोड़ के जुर्माने का डर। जांच एजेंसी के साथ आंकड़े साझा करेगा एप्पल। गतिरोध खत्म करने को तैयार। एथेनॉल वाहनों से भारत को होगी बड़ी बचत। सिर्फ 1% बदलाव से बचेंगे 195 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दी जानकारी। रिकॉर्ड उत्पादन और सरकारी खरीद से मीडिया में टूटा गेहूं का भाव। किसानों की आमदनी पर गहराया संकट। सुस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बढ़ सकता है दबाव।
पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी टीएमसी में दो फाड़ हो गया है। टीएमसी के 58 बागी विधायकों ने ऐलान कर दिया है कि असली टीएमसी वे ही हैं। इन 58 विधायकों ने मुख्य विपक्षी दल का दर्जा और नेता प्रतिपक्ष का चुनाव खुद करने का फैसला कर लिया, जिसके बाद ममता बनर्जी की टीएमसी के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। जी हां, पश्चिम बंगाल की सियासी तस्वीर इस वक्त महाराष्ट्र के जैसी ही दिख रही है। शिवसेना और एनसीपी की तरह टीएमसी में भी बड़ी टूट हो गई है। बागी विधायकों ने राज्य के विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस से मुलाकात की, उन्हें एक खत भी सौंपा जिसमें लिखा है कि टीएमसी से निकाले गए विधायक ऋतुव्रत बनर्जी ही हमारे विधायक दल के नेता हैं, जबकि जावेद खान, संदीपन साहा और सिउली साहा को उपनेता बताया गया है। वहीं अखरुज्जमा को चीफ व्हिप बनाया गया है। इस खत में ऋतुव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता करार देने की मांग विधानसभा स्पीकर से की गई। आश्चर्यजनक है कि स्पीकर ने बागी विधायकों की मांग तुरंत स्वीकार कर ली। उन्होंने बागी टीएमसी को विपक्ष की पार्टी के तौर पर भी मान्यता दे दी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बागी गुट ने ममता बनर्जी को अब भी पार्टी अध्यक्ष बताया है, जबकि अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है। जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर ये विधायक ममता बनर्जी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूर्व सीएम और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया है। उन्होंने भी तुरंत एक्शन लिया और पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया, जिसकी जानकारी देते हुए टीएमसी ने एक्स पर लिखा है, गहन विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है कि पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सभी समितियां, साथ ही इसके सभी फ्रंटल संगठन तत्काल प्रभाव से भंग माने जाएंगे। पार्टी हर स्तर पर आत्मनिरीक्षण, प्रदर्शन की समीक्षा और संगठनात्मक मूल्यांकन का एक व्यापक अभियान शुरू करेगी। इस प्रक्रिया के निष्कर्षों के आधार पर मुख्य संगठन और सभी फ्रंटल संगठनों की संगठनात्मक संरचना का पुनर्गठन किया जाएगा और उचित समय पर इसकी घोषणा की जाएगी। यानी टीएमसी अब संगठन के ढांचे को पूरी तरह से फिर से खड़ा करने में जुट गई है, ताकि मौजूदा चुनौतियों से निपटा जा सके। इन सब के बीच बीजेपी सवालों से घिर गई है। उस पर विपक्ष को कमजोर करने के आरोप लग रहे हैं। टीएमसी ही नहीं बल्कि कांग्रेस का भी कहना है कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, डर के मारे बीजेपी पार्टी के सामने नतमस्तक आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो बीजेपी पार्टी के साथ ईडी और सीबीआई थी, अभी तो सीआईडी भी आ गए, बंगाल के पुलिस भी आ गए। ये डर के मारे बचना चाहते हैं। बहरहाल अब पश्चिम बंगाल की सियासत में उठा ये तूफान कहां जाकर थमता है? क्या टीएमसी का बागी गुट ममता की टीएमसी की जड़ें उखाड़ने में कामयाब हो पाएगा या ममता बनर्जी के आगे वो सरेंडर हो जाएगा? ये देखना होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस साल 28 जनवरी को अजित पवार के निधन के बाद से ही पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है और अब एक बार फिर पार्टी के मतभेद खुलकर जनता के सामने आ गए हैं। दरअसल 18 जून को राज्य में एमएलसी के चुनाव होने हैं। एनसीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इस चुनाव के लिए पार्टी ने विक्रम काकड़े को नॉमिनेट किया है, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। कई एनसीपी नेताओं ने खुलकर इस फैसले की आलोचना की है, तो वहीं पार्वती असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के वर्किंग प्रेसिडेंट रामदास ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा, मैंने कार्यकारी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि वफादारी के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं बची है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि विक्रम काकड़े के पिता संजय काकड़े वही शख्स हैं जिन्होंने एनसीपी में बगावत की थी। ऐसे में उन्हीं के बेटे को टिकट देना पूरी तरह गलत है, इसलिए मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रामदास के अलावा सुनील टिंगरे ने भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, हर सीनियर नेता उस समय हैरान रह गया जब विक्रम काकड़े के नाम का ऐलान किया गया। अगर पार्टी हम लोगों में से किसी को भी चुनती तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन विक्रम काकड़े के नाम का आगे आना हम सभी के लिए एक बड़ा झटका था। हम सभी नेताओं ने काफी मेहनत की है और अजित दादा के नेतृत्व में पार्टी को ताकतवर बनाया है। हम हमेशा पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं। जब अजित दादा ने भाजपा के साथ जुड़ने का फैसला किया था तब भी हमने उनका समर्थन किया था। हमें कभी ऐसा नहीं लगा था कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। इतना ही नहीं, पिंपरी चिंचवाड़ के पूर्व मेयर योगेश बहल ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं खुद 35 साल तक पार्टी का कॉर्पोरेटर रहा हूं और अजित दादा के प्रति हमेशा वफादार रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने एक ऐसे शख्स को नॉमिनेट किया है जिसने हाल ही में पार्टी ज्वाइन की है। पिंपरी चिंचवाड़ के सभी नेता इस समय इस फैसले से बेहद नाराज हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की इस नाराजगी को देखते हुए माना जा रहा है कि एनसीपी में बड़ी फूट होने वाली है। बिहार की राजधानी पटना में चर्चित खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए बवाल ने अब सियासी रंग ले लिया है।
2 जून की रात कदम कुआं इलाके में मुसल्लाहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज पर 15 से 20 उपद्रवियों ने धावा बोल दिया। पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ मची और गार्ड को बुरी तरह पीटा गया। लेकिन इस खौफनाक घटना के बाद जो राजनीति को उबाल आया है, उसने पूरे सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खान सर का साफ कहना है कि वो गरीबों को बेहद कम फीस में पढ़ाते हैं और उनके शानदार रिजल्ट से कुछ विरोधी कोचिंग संचालक बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कई राउंड फायरिंग और 2 दिन पहले मिली बम से उड़ाने की धमकी का भी जिक्र किया। इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख दिया। लेकिन पेच यहीं फंस गया है। पटना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए फायरिंग की बात से साफ इनकार कर दिया। पुलिस के स्टैंड के बाद अंदर खाने ये चर्चा तेज है कि खान सर पर एफआईआर से गोली चलने की बात हटाने का भारी दबाव बनाया जा रहा है। इस घटना ने विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक बड़ा हथियार दे दिया। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने नीतीश और सम्राट चौधरी की सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब राजधानी में खान सर जैसी मशहूर हस्ती ही सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की सुरक्षा तो बस भगवान ही भरोसे है। उनके मुताबिक बिहार पुलिस सिर्फ घटना के बाद सीसीटीवी खंगालने तक ही सीमित होकर रह गई है। विपक्ष के हमलों और बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने अब कुछ अहम फैसले लिए हैं कि सरकार बहुत जल्द कोचिंग संस्थानों के लिए एक नई और सख्त नीति लागू करेगी, जिससे छात्रों को हथियाने की होड़ पर कानूनी नकेल कसी जा सके। रडार पर वो शिक्षक भी हैं जो सरकारी स्कूलों से गायब रहकर निजी कोचिंग में धड़ल्ले से पढ़ा रहे हैं। ऐसे टीचर्स को सीधा बर्खास्त किया जाएगा। अब वजह चाहे आपसी प्रतिस्पर्धा की हो या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश हो, खान सर के बहाने बिहार में कोचिंग सिंडिकेट और कानून व्यवस्था दोनों पर ही एक बड़ी बहस छिड़ गई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस के हत्थे असली गुनहगार कब चढ़ते हैं और क्या फायरिंग का सच कभी बाहर आ पाएगा। गार्ड की गलती है, सब भाग गया गार्ड सब। कल दिल्ली का होटल और आज बिहार का हॉस्पिटल। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई, जिसने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। कोई अपने पिता को खो बैठा, किसी की पत्नी जिंदगी और मौत से जूझ रही है, तो किसी का बेटा इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। देखिए ये तस्वीरें। अस्पताल में चीख पुकार मची है, लोग रो रहे हैं, अस्पताल प्रशासन को कोस रहे हैं। बुधवार देर रात करीब 3 बजे आईसीयू में अचानक आग भड़क उठी। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट के बाद एसी ब्लास्ट होने की बात सामने आई है। कुछ ही मिनटों में आग ने आईसीयू को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। परिजनों का आरोप है कि जब आईसीयू में आग लगी तब मरीज मदद के लिए तड़प रहे थे, लेकिन अस्पताल का स्टाफ उन्हें छोड़कर भाग गया। आरोप है कि अगर समय पर राहत कार्य शुरू होता तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती थी। गार्ड की गलती है, जब आग लगा तो उसको जाने देना था। हम लोग आईसीयू रूम में थे, हम उठा के अपना मरीज को ला सकते थे। सब भाग गया गार्ड सब। ये सब मोबाइल देखेगा तो कहां से होगा सर? आईसीयू रूम से जा सकते हैं तो क्या मरीज को नहीं निकाल सकता था वो? मेरी माँ भी एडमिट थे, 20 लोग करीब एडमिट थे सर। स्थिति सबका ठीक था सर। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आईसीयू 5वीं मंजिल पर होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल रहा। दमकल कर्मियों ने खिड़कियों और दरवाजे तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला। कई मरीजों को स्ट्रेचर और कंधों पर उठाकर नीचे लाया गया। मतलब जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने में धुआं था, इतना हम लोग को कठिनाई हो रहा था सर, इसलिए थोड़ा हम लोग बिजी थे उस टाइम। और बाकी हम लोग के सीनियर सर जो निरीक्षक काटते हैं और जो मतलब हम लोग के सपोर्टर में रहते हैं सर, कि मतलब सांस जो देते हैं सर, उन लोग ही बता सकते हैं। कितने लोगों को आप लोगों ने रेस्क्यू करके निकाला? सर करीब 15 लोग का ऐसे मतलब अनुमानित है सर, लेकिन उसमें से जो लोग पूरा गंभीर से हालत है सर, और बाकी सर। मृतकों में गीता देवी, उदय कुमार और शशांक कुमार की पहचान हो चुकी है, जबकि एक शव की पहचान अभी नहीं हो पाई। परिजनों का आरोप है कि हादसे के वक्त डॉक्टर और कर्मचारी मरीजों को भगवान भरोसे छोड़कर फरार हो गए। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि मौत का वास्तविक आंकड़ा छिपाने की कोशिश की जा रही है। आईसीयू में एडमिट एक महिला ने क्या कहा, सुनिए। हम बोल रहे थे हल्ला बहुत हो रहा है, देखो ना कैसी का हल्ला, मारना तो रोड पर हो रहा है। सब निकली है, ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन हुआ। दमकल विभाग के अधिकारियों ने भी माना कि जब उनकी टीम मौके पर पहुंची तो अस्पताल का अधिकांश स्टाफ वहां मौजूद नहीं था।
इससे अस्पताल प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। घटना पर सीएम सम्राट चौधरी ने भी दुख जताया है। मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी सुब्रत कुमार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और हादसे की वजहों का पता लगाया जा रहा है। मरीजों को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसका भी हम लोग ख्याल रख रहे हैं। जो इसीलिए हम लोग यहाँ 2 टीम लगाए हुए हैं बयान के लिए। जिनको जो बयान देना है बिल्कुल वो लिखित में या जो ओरल बोल रहे हैं उसको हम लोग लिख करके ले रहे हैं और सबको हम लोग वेरीफाई क्रॉस चेक कर रहे हैं और इसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम लोग सुनिश्चित। फिलहाल अस्पताल में राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है, लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी? क्या इस हादसे के जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी? इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे। कांग्रेस जनता पार्टी ने 6 जून को मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। नीट पेपर लीक को लेकर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल होने को भी कहा है। इसके लिए अभिजीत दिपके ने 3 प्रवक्ताओं के नाम उजागर किए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 प्रवक्ताओं की घोषणा की है जो जनता और मीडिया के सामने विरोध आंदोलन की तरफ से बोलेंगे। खोजी पत्रकार सौरभ दास मुख्य प्रवक्ता होंगे। राजनीतिक शोधकर्ता, लेखिका और फिल्म निर्माता विजेता दहिया और आईआईटी कानपुर और वैश्विक प्रबंधन परामर्श फर्म मैकिन्से के पूर्व छात्र आशुतोष रांका भी दास के साथ प्रवक्ता की भूमिका निभाएंगे। सीजेपी भारत के राजनीतिक विमर्श को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका नेतृत्व नई पीढ़ी के नेता करेंगे। यही नहीं बल्कि सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी इस प्रदर्शन का हिस्सा होंगे। उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी को खुलकर समर्थन देने की बात कही है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर हम शिक्षा की बदहाली पर आवाज नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि अगर हम नहीं तो कौन, अगर अभी नहीं तो कब, अगर 5 जून तक कुछ नहीं बदला तो मैं 6 जून को दिल्ली में मुख्य न्यायिक समिति के सदस्यों के साथ शामिल हो जाऊंगा। अगर हालात इतने बिगड़ते रहे तो किसी भी स्वाभिमानी मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लाखों युवाओं के जीवन और वास्तव में भारत के भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव का तो जिक्र ही नहीं। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जरा भी स्वाभिमानी होते या उनकी जगह कोई स्वाभिमानी व्यक्ति होता तो वो तुरंत इस्तीफा दे देता। आपकी बात सही है, नीट के पेपर लीक हुए बहुत बड़ी बात है, इतने लाखों विद्यार्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, मगर आगे क्या होने वाला है वो सवाल ज्यादा बड़ा है। तो इन सब को सुधारने के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी स्वाभिमानी देश में, लोकतंत्र में कोई भी स्वाभिमानी शिक्षा मंत्री ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा, या फिर बदल या फिर इस्तीफा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो मैं तो आ रहा हूं दिल्ली आप लोगों से जुड़ने के लिए, दीपके जी से जुड़ने के लिए। यानी अब मोदी सरकार का बुरी तरह से घिरना तय है।